साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने साहित्य इतिहास लेखन से और आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। कुल 100 प्रश्न हमने देखे थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के 100 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति इनमें से कौन सी है? चंपू काव्य कृतियां वे कृतियां होती हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर लिखा गया होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, वर्ण रत्नाकर या श्रावकाचार, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की चंपू काव्य कृति है? सही उत्तर हो जाएगा राउरवेल। प्रश्न संख्या 3 है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य इनमें से कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउरवेल? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राउरवेल। यह शिलाओं पर लिखी गई कृति है, यानी कि पत्थरों पर उकेरी गई रचना है। प्रश्न संख्या 4 है, 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किस रचना में हुआ है? चरियु काव्यों में, रास काव्यों में, महापुराण में या कथा काव्यों में? सही उत्तर है महापुराण में। इसका दूसरा नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार, जो कि पुष्पदंत की रचना है। इसमें 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है, यानी कि 63 जैन तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा या नलिन विलोचन शर्मा? साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। यह रचना 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह एक इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 6 है, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति? राइट आंसर हो जाएगा वर्ण अनुक्रम पद्धति। यह सबसे अविकसित पद्धति है। सबसे विकसित पद्धति की बात करें तो वह विधेयवादी पद्धति कहलाएगी, जिसके आधार पर जिस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसे विधेयवादी पद्धति कहेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में या रासो साहित्य में? सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में रचे गए? वो था जैन साहित्य, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पत्थावे पुन किस कवि की उक्ति है? नरपति नाल्ह की, विद्यापति की, चंद्रबरदाई की या जगनी की? पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पत्थावे पुन, सही उत्तर है इसका विद्यापति। यह पंक्ति विद्यापति की है। प्रश्न संख्या 9 है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति इनमें से कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? सही उत्तर है इसका हिंदी साहित्य का अतीत, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, गोरख की बानियों का सर्वप्रथम किसने संग्रह किया था? गोरखनाथ की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। प्रश्न संख्या 111 है, स्वयंभूकृत पौमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबद्ध है? राम कथा है इसमें, कृष्ण कथा है इसमें या लोक कथा पर आधारित है या जातक कथा है? सही उत्तर है राम कथा। स्वयंभूकृत पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन है और यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 5 कांड हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कितने कांड हैं, तो इसमें 5 कांड है। इसके अलावा इसमें 90 संधियां हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी संधियां हैं, तो 90 संधियां हैं। एक और बात इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें से यह जो 90 संधियां हैं, इसमें से 83 ने तो स्वयंभू ने ही पूरा किया था, लेकिन 7 संधियों को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, जोइंदु या स्वयंभू?
अपभ्रंश के आदि कवि इनमें से कौन है? सही उत्तर है इसका स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का आदि कवि कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? गुर्जर काव्य संग्रह, कुवलय माला कहा, राउरबेल या भविष्यत कहा? ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बताना है यहाँ पर। सही उत्तर हो जाएगा कुवलय माला कहा। प्रश्न संख्या 14 है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? मेरुतुंग, हेमचंद, अब्दुल रहमान या धनपाल? सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 15 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, चंपू काव्य है, गीति काव्य है या खंड काव्य है? सही उत्तर है इसका खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें सर्गों की संख्या 3 है और इन सर्गों को प्रक्रम कहा गया है, यानी कि इसके नाम है प्रक्रम। ठीक है, अब्दुल रहमान की यह रचना है और इसका प्रधान रस है वियोग श्रृंगार। ठीक है, और इसमें जो सभी छंद हैं वह रासक छंद हैं, इसको भी याद रखिएगा। और कितने छंद है इसमें? 223 छंद हैं इस रचना में, यानी कि संदेश रासक में 223 छंद हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश प्रभावित है? ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियां, भरतेश्वर बाहुबली रास या विद्यापति पदावली? और राइट आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है और यह अपभ्रंश से प्रभावित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 17 है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ कौन सा है? हमीर रासो, श्रावकाचार, वर्ण रत्नाकर या खुमान रासो? इनमें से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? और इसका राइट आंसर है खुमान रासो, जो कि दलपति विजय की रचना है और ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 5000 छंद थे। ठीक है, इसमें खुमान के, यानी एक राजा थे खुमान, उनके 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कि कितने युद्धों का वर्णन है, और इसकी भाषा जो है वह राजस्थानी हिंदी है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? रचनाएं हैं वडरत्नाकर, महापुराण, राउरवेल या उक्ति व्यक्ति प्रकरण? और इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण हुआ है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है मैथिली और इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अध्यायों का नाम क्या है? अलग अलग नाम होते थे तब, तो अध्यायों को यहाँ पर कहा गया है कल्लोल। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रेठडेमी चर्यु, पौंचर्यु, स्वयंभू छंद या पंचमी चर्यु? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा पौंचर्यु, जिसे बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है, तो यह अपूर्ण था। प्रश्न संख्या 120 है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, यहाँ पर होगा डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर याकूबी ने, डॉक्टर भयाड़ी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने? स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भयाड़ी ने। प्रश्न संख्या 21 है, अपभ्रंश का भवभूति कौन है? किसे अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? उद्योतन सूरी को, सोमप्रभ सूरी को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? और सही उत्तर हो जाएगा इसका पुष्पदंत को। प्रश्न संख्या 22 है, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन हैं? पुरुषोत्तम देव, विद्याधर, लक्ष्मीधर या दामोदर शर्मा? प्राकृतानुशासन के लेखक कौन हैं? ये हो जाएंगे पुरुषोत्तम देव, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, महापुराण के रचयिता कौन है? हेमचंद, पुष्पदंत, धनपाल या सोमप्रभ सूरी?
महापुराण किसकी रचना है? सही उत्तर है पुष्पदंत की। प्रश्न संख्या 24 है, रै कुमार चरियो के रचयिता कौन है? यह ड़ाय नहीं है, रै है। ठीक है, एक ही मात्रा होगी। रोड़ा कवि की है, जो इंदु की है, पुष्पदंत की रचना है या सुमति गढ़ी की रचना है? रै कुमार चरियो किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत की रचना। यह पुष्पदंत की रचना है और इसका हिंदी नाम जो होगा वो होगा नागकुमार चरित। प्रश्न संख्या 25 है, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट, संस्कृत, पाली या परिनिष्ठित? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है दामोदर पंडित की, तो इसमें इन्होंने कौशल की भाषा को क्या कहा है? सही उत्तर है अपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट और अपभ्रंश कहा है। प्रश्न संख्या 26 है, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? अवहट्ट से, संस्कृत से, पाली से या प्राकृत से? सही उत्तर है इसका अवहट्ट से पुरानी हिंदी विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 27 है, विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? पदावली, पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका या ये सभी? विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिलता को। प्रश्न संख्या 28 है, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? अवहट्ट है, भोजपुरी है, मैथिली है या मगही है? विद्यापति की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रचना के कारण विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए थे, इसलिए इसकी भाषा है मैथिली। प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, राउरवेल या वर्ण रत्नाकर? राइट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन अगर बात करें वर्ण रत्नाकर की, तो यह रचना जो है यह एक शब्दकोशीय रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? दोहा नहीं मिलता है, चौपाई नहीं मिलती है, छप्पे नहीं मिलता है या घनाक्षरी छंद नहीं मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनाक्षरी या पुरानी हिंदी का छंद नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? स्वयंभू, हरिभद्र सूरी, रोड़ा या शालिभद्र सूरी? सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। प्रश्न संख्या 32 है, पुष्पदंत किस सदी में हुए थे? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी या 11वीं सदी? सही उत्तर हो जाएगा इसका 10वीं सदी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? संदेश रासक, जगत सुंदरी प्रयोगमाला, चर्यापद या शब्दानुशासन? ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो ऑप्शंस के नाम को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है जगत सुंदरी प्रयोगमाला, यह एक वैदिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 34 है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह या मधुकर भट्ट? से उत्तर हो जाएगा नरपति नाल। प्रश्न संख्या 35 है, बिसलदेव रासो का नायक कौन है? नरपति नाल, विलासराव, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज? राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी। यह जो है नरपति नाल की रचना है और यही रचना जो है इनके अजमेर के शासक से संबंधित है। यह जो विग्रहराज चतुर्थ थे, यह अजमेर के शासक थे। प्रश्न संख्या 36 है, बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? संयोगिता, मालवड़ी, पद्मावती या राजमती? राइट आंसर है राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका है राजमती। प्रश्न संख्या 37 है, बिसलदेव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी, ब्रज, अवधी या मैथिली? सही उत्तर है राजस्थानी। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर, नरपति नाल, जल्हड़ या दलपत विजय? सही उत्तर है नरपति नाल, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 39 है, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की खास विशेषता है? और यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, बुद्धि रासो, विशल देव रासो या हमीर रासो, किस ग्रंथ की विशेषता है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का? सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो यानी कि विकल्प सी। प्रश्न संख्या 40 को देखिए, बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक यानी कि प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्तक काव्य? सही उत्तर है गीति काव्य। बिसल देव रासो एक गीति काव्य है। प्रश्न संख्या 41 है, वीर गाथात्मक रचना इनमें से कौन सी नहीं है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या जयचंद्र प्रकाश? इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बिसल देव रासो। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की, इसलिए इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देख रहे हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति इनमें से कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या विद्यापति पदावली? आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है बीसल देव रासो यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। हालांकि अगर बात करें विद्यापति पदावली की तो इसमें भी श्रृंगार के पद मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, कुछ श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बीसल देव रासो ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, चौपाइयों के बाद दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? जायसी, मानसी, अवधि या कड़वक? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है विकल्प डी, कड़वक कहते हैं इसे। हालांकि सिर्फ चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति नहीं होती है। आप किसी भी एक छंद को लेकर बीच बीच में कोई एक दो ही छंद लेने हैं और एक छंद लिखें फिर एक दूसरा वाला छंद रखें तो वह पद्धति कड़वक पद्धति कहलाती है। प्रश्न संख्या 44 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो या परमाल रासो? इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? यह हो जाएगा चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रेश, चंद्रिका, बलिद्य या बलबीर? चंद्रवरदाई का मूल नाम इनमें से क्या है? राइट आंसर है बलिद्य। प्रश्न संख्या 47 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली या ब्रज? राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। हालांकि यह विकल्प भी पूरी तरह से सही नहीं है। ब्रज प्लस राजस्थानी पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ब्रज प्लस राजस्थानी दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों का मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं डिंगल। ठीक है, और यह पृथ्वीराज रासो की भाषा है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? समय, अध्याय, खंड या प्रकरण? सही उत्तर है इसका समय। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा गया है। और आप बताना है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, यानी कि कितने सर्ग हैं? 59, 69, 70 या 71? सही उत्तर हो जाएगा 69। 69 सर्ग हैं इसमें। प्रश्न संख्या 50 है, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गार्सद तासी ने, शुक्ल जी ने, द्विवेदी जी ने या नामवर सिंह ने? चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा गार्सा दत्तासी ने कहा है। प्रश्न संख्या 51 है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? राउरवेल में, विशलदेव रासो में, संदेश रासक में या परमाल रासो में? सही उत्तर है बीसल देव रासो में। सबसे पहले हिंदी काव्य में 12 मासा बीसल देव रासो में दिखाई देता है। और यह किस महीने से शुरू हुआ है?
इसमें बारहमासा कार्तिक मास से शुरू हुआ है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है किस महीने से शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 52 है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौन सा है? पद्मावती समय, विनय मंगल समय, कनवज समय या कनवज युद्ध वाला समय या कैमास वध वाला? कौन सा समय सबसे बड़ा है? सही उत्तर है कनवज युद्ध समय, यह सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 53 है, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? पद्मावती, हंसवती, शशिव्रता या संयोगिता? सही उत्तर हो जाएगा संयोगिता। प्रश्न संख्या 54 है, पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना है? और यह प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा ही पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक माना, कुछ ने अप्रामाणिक माना और कुछ ने तो अर्ध प्रामाणिक माना है। इसमें से बताना है कि किसने प्रामाणिक माना है। श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर बुलर ने, शुक्ल जी ने या गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने? से विकल्प हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने प्रामाणिक माना है। प्रश्न संख्या 55 है, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? कर्नल टॉड का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का या मिश्र बंधुओं का? पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, यह कहा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? संदेश काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, वीर काव्य है या श्रृंगार काव्य है? सही उत्तर हो जाएगा इसका वीर काव्य है। प्रश्न संख्या 57 है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? प्रधान प्रबंधात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता? सर्वाधिक विवादित पक्ष जो रहा है वह ऐतिहासिकता का रहा है। इसके ऐतिहासिक होने के बारे में बहुत से मतभेद चले थे। प्रश्न संख्या 58 है, चारण काव्य की भाषा क्या होती है? डिंगल, पिंगल, संध्या या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा डिंगल। प्रश्न संख्या 59 है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? गार्सद दासी, कर्नल जेम्स टॉड, प्रोफेसर वुलर या जॉर्ज ग्रियर्सन? सही उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से आरंभ करवाया था। ठीक है, और इसी बीच डॉक्टर बुलर को, यानी कि डॉक्टर बुलर जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक यानी कि जाली ग्रंथ बताया था कि यह सही नहीं है, इनको 1875 में जयानक कवि द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय नामक रचना मिल गई, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं किया गया था और इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज जो है अप्रामाणिक है, ऐतिहासिक नहीं है। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हो गया, कुछ ने माना प्रामाणिक है, कुछ ने नहीं माना। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? जयमंक जसचंद्रिका, उपदेश रसायन रास, पृथ्वीराज रासो या नेमिनाथ रासो? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो का या खुमान रासो का? किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है? और सही उत्तर है इसका हम्मीर रासो ग्रंथ का। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं, राठौराड़ी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो का, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका का, हम्मीर रासो और पृथ्वीराज विजय का या पोमचरियो या रट्ठरेमिचरियो का? सही उत्तर हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका का, यानी कि विकल्प बी। प्रश्न संख्या 63 है, किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप का भी वर्णन हुआ है? बुद्धि रासो में, विजयपाल रासो में, खुमान रासो में या हम्मीर रासो में?
किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप का भी वर्णन हुआ है? ये रचना है खोमान रासो यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को देखिए। खुमान रासो के रचयिता कौन है? जल्हड़, मधुकर कवि, सारंगधर या दलपति विजय? सही उत्तर है दलपति विजय। यह रचना दलपति विजय की है और इसका रचना काल है 9वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 65 है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की, जयभद्र की, जगनिक की या जयदेव की? सही उत्तर हो जाएगा इसका जयानक कवि की। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किसमें किया गया है? पृथ्वीराज विजय में, भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश में, आल्हा खंड में या उपरोक्त में से कोई नहीं में? कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किसमें किया गया है? नाम से ही पता चलता है, भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश में, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, नल सिंह, मधुकर कवि या सारंगधर? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मधुकर भट्ट की रचना है और इसका रचना काल है 1186 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न हालांकि आदिकाल की रचनाओं के समय नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन रचनाओं का समय पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 68 है। पूर्वी राजस्थान के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल, डिंगल, ब्रजबुली या मैथिली? पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं डिंगल, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन निपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या विजयपाल रासो? से उत्तर हो जाएगा इसका पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 70 है। कौन सा युग्म असंगत है? योगसार जोइंदु का, महापुराण पुष्पदंत का, श्रावकाचार स्वयंभू का या भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रावकाचार देवसेन की रचना है, स्वयंभू की रचना नहीं है, यानी कि विकल्प सी। प्रश्न संख्या 71 देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है और कोट का चयन करना है। सबसे पहले मिला लेते हैं, आप भी साथ में मिलाइए। मधुकर की रचना कौन सी हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी जय मयंक जस चंद्रिका। धनपाल की रचना कौन सी होगी इनमें से? ये होगी भविष्यत कहा। बड़ौदा कवि की रचना कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी राउरवेल। और ज्योति ईश्वर ठाकुर की रचना हो जाएगी वर्ण रत्नाकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72 है। हमें फिर से रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलाना है। देखते हैं। सबसे पहले विशलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, परमाल रासो जगनिक और खुमान रासो हो जाएगी दलपति विजय की रचना। कुछ आसान से प्रश्न हैं, इन्हें हम सिर्फ देखकर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमें फिर से रचनाकारों की पंक्तियां हैं और उनके रचनाकारों से मिलाना है। जैसे पहली पंक्ति है 12 बरस लय कुकर जीवे। यह किसकी पंक्ति है? यह है जगनिक की कवि, यानी कि विकल्प 4 में यह मिलेगा। और अगर बात करें ताबा तुबा ये दुई सोचा, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है चरपट नाथ की। और 9 लख पातरी आगे नाचे, यह किसकी पंक्ति है? यह है गोरखनाथ की पंक्ति। और पुरुष कहानी हो कहो, यह है किसकी पंक्ति? विद्यापति की पंक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है रचनाकारों से और यहाँ पर कोट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम केवल मिलाएंगे। देख लेते हैं। पंक्तियां सभी महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल की पंक्तियों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंक्ति है जेहि मन पवन न संचरई, यह किसकी पंक्ति है? यह है सरहप्पा की पंक्ति। दूसरी पंक्ति है पुस्तक जल्हड़ हथ दे, किसकी पंक्ति है? अभी हमने पीछे देखा था, यह है चंद बरदाई की पंक्ति। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के कुछ अंश ये नहीं लिख पाए थे। राम कहा सरी एह सुहंती, यह किसकी पंक्ति है? यह है स्वयंभू की पंक्ति। ठीक है। और भला हुआ जो मरिया बहिरी मारा कंतु, तो यह किसकी पंक्ति है? यह है हेमचंद की पंक्ति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, बुद्धि रासो काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य या प्रेम काव्य? बुद्धि रासो किस प्रकार का काव्य है? कमेंट में ये भी बताइएगा कि यह किसकी रचना है बुद्धि रासो। यह एक प्रेम काव्य है। प्रश्न संख्या 76 है, राजसूरी कृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार, करुण, हास्य या वीर? सही उत्तर है श्रृंगार। नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस जो है वह श्रृंगार रस है। और बात करें बुद्धि रासों की तो यह जो है जल्हड़ की रचना है। प्रश्न संख्या 78 है, प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? बीसल देव रासो, विद्यापति पदावली, मंज रासो या जय मयंक जैसे चंद्रिका? सही उत्तर हो जाएगा जय मयंक जैसे चंद्रिका। यह एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 79 है, ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? मारवड़ी, मालवड़ी, मालती या मल्हना? ध्यान दीजिएगा, र और ल का ही फर्क है इसमें। सही उत्तर है इसका मारवड़ी। यह जो है ढोला मारूरा दूहा की नायिका है जो कि पूगल की राजकुमारी होती हैं। प्रश्न संख्या 80 है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? कौशल चंद, कुशल लाभ, राजा मुंज या अब्दुल रहमान? अगर बात करें रचनाकार की तो रचनाकार तो हैं इसके कल्लोल। ठीक है, कल्लोल कवि इसके रचनाकार माने जाते हैं और कुशल लाभ ने इसका संकलन किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 81 है, प्रथम बावनी काव्य इनमें से कौन सा है? शिवा बावनी, धर्म बावनी, मातृका, प्रथमाक्ष दोहरा या रतन बावनी? सही उत्तर हो जाएगा इसका मातृका, प्रथमाक्षरा दोहरा। यह प्रथम बावनी काव्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? नल सिंह, हेमचंद, सारंगधर या जगनिक? परमाल रासो जगनिक की रचना है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ज्यादा समय इसमें नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, किन रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को, पृथ्वीराज रासो को, हम्मीर रासो को या खुमान रासो को? सही उत्तर हो जाएगा इसका परमाल रासो को, इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 84 है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? भारतेंदु, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या निराला? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 को देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? लाल मोहम्मद अमीर खुसरो, मोहम्मद यार अमीर खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो या अमीर मोहम्मद खुसरो? सही उत्तर हो जाएगा इसका अबुल हसन यमुनुद्दीन, माफ कीजिएगा, यमीनुद्दीन खुसरो, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, प्रशस्ति ग्रंथ है या शब्दकोश है? अमीर खुसरो की रचना नूह सिपहर किस विषय की रचना है? सही उत्तर है विकल्प ए भाषा विज्ञान। इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 87 है, तोताए हिंद किसे कहा जाता है? यह तो सभी जानते हैं कि तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, लेकिन यह इन्हें कहा किसने था? तोताए हिंद अमीर खुसरो को किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। प्रश्न संख्या 88 है, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा ने या नामवर सिंह ने? अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न संख्या 89 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सुमति गढ़ी को, लक्ष्मीधर को, दामोदर को या विद्यापति को? सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। प्रश्न संख्या 90 को देखिए,
कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को, सूरदास को, नंददास को या गोविंद स्वामी को? यहाँ पर तो विकल्प ऐसे हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। प्रश्न संख्या 91 है, विद्यापति पदावली का संपादन इनमें से किसने किया है? निराला ने, बेनीपुरी जी ने, दिनकर ने या अज्ञेय जी ने? इनमें से विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है। अब यहाँ से कुछ पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 92 है, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जम्पो अवहट्ठा। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की, चंद्रवरदाई की, विद्यापति की या मधुकर की? सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति की। प्रश्न संख्या 93 देखिए, पंडित सल सत्य बखाणे देहि बुद्ध बसंत न जाने। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्ध यानी कि ईश्वर को नहीं जानते। यह कथन किसका है? विद्यापति का, सरहपा का, चंद्रवरदाई का या गोरखनाथ का? यह पंक्ति है सरहपा की यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 को देखिए, आध बदन ससे बेहसी दिखावली आध पहले नजबाहु किछु एक भाग बलाहक छापल किछुक ग्रासल राहु। यह किसकी पंक्ति है? हेमचंद, जगनिक, विद्यापति या नल सिंह? सही उत्तर है विद्यापति। यह पंक्तियां हैं विद्यापति की। प्रश्न संख्या 95 है, गगन मंडल में औधा कुआ तह अमृत का बासा सगुरा होए सो भरी भरी पीवे निगुरा जाए पियासा। यह किसकी पंक्ति है? सरहपा, लुइपा, हेमचंद, गोरखनाथ? सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। यह गोरखनाथ की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 96 है, राम कहा सरी यही सोहंती। यह किसकी पंक्ति है? स्वयंभू की, हेमचंद की, सरहपा की या कन्हबा की? राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। राम कहा सर यही सहंती, यह पंक्ति जो है स्वयंभू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, सोवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु पियंजरे सुआ। यह किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत की, गोरखनाथ की, जिन प्रभ सूरी की या अब्दुल रहमान की? सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ की। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू। यह किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की, डोम्बिपा की, चरपटनाथ की या मधुकर कवि की? किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू। यह पंक्ति जो है यह चरपटनाथ की है यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 को देखिए, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की, विद्यापति की, अब्दुल रहमान की या मुल्ला दाऊद की? आदिकाल में आपको अमीर खुसरो की पंक्तियां पहचान में आ जाती हैं क्योंकि यह शुद्ध खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 200 है, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। यह किसकी पंक्ति है? अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की या विद्यापति की? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है 201 नंबर का, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। यह किसकी पंक्ति है? और यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद यानी कि जयदेव की जो रचना है के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है। वैसे ही पदावली जो कि विद्यापति की रचना है, इसके पदों में डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है, नामवर सिंह का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या रामचंद्र शुक्ल का? किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 203 है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह पंक्ति किसकी है? राम कुमार वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की,
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि 204। प्रश्न है, अभिअंतर की त्यागे माया, दुर्बध्या मेटि सहज में रहे। यह किसकी पंक्ति है। सरापा की, पुंड की, गोरखनाथ की या भट्ट केदार की। और इसका राइट आंसर है गोरखनाथ की। यह पंक्तियां गोरखनाथ की है। प्रश्न संख्या 205 है और यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। कुटिल केश सुदेश पोह परिचीयत पिक्कसद कमल गंध वयसंद हंस गति चलति मंद मंद। यह किसकी पंक्ति है। जगनीक की, विद्यापति की, अब्दुल रहमान की या चंद्रवरदाई की। राइट आंसर है चंद्रवरदाई। यह पंक्ति चंद्रवरदाई की है। तो यह थी आज की क्लास। मिलते हैं अब अगली क्लास में। भक्ति काल को शुरू करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।